गुड मॉर्निंग। मेरी बात ध्यान से सुनिए। जिन लोगों का पेपर है समीक्षा अधिकारी का, यूपीपीसीएस के थ्रू कराया जाता है, जानते हो, समीक्षा अधिकारी, आरओ जिसे बोलते हैं, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, और भी वैकेंसियाँ रहती हैं, जुड़ी रहती हैं इसमें से। और अक्सर सचिवालय में रख लिए जाते हैं, जो यहाँ से चुने जाते हैं, और खासकर राजधानी में ही। तो जिन लोगों का पेपर है और जो लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आगे आपको अगला पड़ाव आपका क्या है? आपको मतलब ग्रेजुएशन के लेवल का फॉर्म डालना ही पड़ेगा। समीक्षा अधिकारी का हो गया, पीसीएस का हो गया। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको जानकारी कितनी है, अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसमें से आपका कितना तैयार हुआ। तो ये एक टेस्ट है, आप इस टेस्ट को लगाइए मेरे साथ। 140 क्वेश्चन का टेस्ट उसमें आता है। समीक्षा अधिकारी में 140 क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद 60 क्वेश्चन हिंदी का होता है। 140 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग मिला के होता है, मतलब 125 जीएस आता है। तो 125 जीएस में पूरा साइंस रहता है, हिस्ट्री रहता है, ज्योग्राफी रहता है, और पॉलिटी रहता है, करंट अफेयर रहता है। तो उसी के हिसाब से ये टेस्ट है। अगर आप इसमें कुछ करंट अफेयर भी आपको मिलेंगे 15-20 ऐसे कि जो आपको तैयार करने चाहिए। तो ये मेरे साथ एक टेस्ट लगाइए और आप देखिए आप कितना समीक्षा अधिकारी के लायक हैं। मतलब जिनका है, तो वो अगर 80-90 सही कर रहे हैं, अगर 90 सही कर रहे हैं, 90 के ऊपर ऊपर सही कर रहे हैं, तो उनकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी समीक्षा अधिकारी के लिए। अगर 90-100 के आसपास कर रहे हैं, और जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो भी 60 के आसपास पहुंच रहे हैं, तब भी उनकी तैयारी ठीक ठाक मानी जाएगी, और उनको और मेहनत करनी चाहिए भविष्य में इसकी तैयारी के लिए। चलिए फिर टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट लगाइए मेरे साथ और बताइए कितना नंबर आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं, और पहला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे, केवल क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में देखेंगे। तो आप भी एक बार सोचिएगा, उसके बाद हम 4 से 5 सेकंड में आंसर बताएंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कह रहा है कि जो ये जोड़ा दिया गया है, ये इसमें से कौन सा सही नहीं है। पहला जोड़ा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। दूसरा है भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट है। तीसरा है कि भारत का देशांतरी विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व है। और चौथा है भारत में राज्यों की संख्या 26 है। कह रहा है कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। कह रहा है कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। सोचिए। तो सिंपल सी बात है, ये ऑप्शन डी गलत लग रहा है, क्योंकि भारत में 28 राज्य हैं। आप तो जानते हो 26 तो है नहीं, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, बाकी ये तीनों सही हैं। अगर आपको ये ना भी पता हो तब भी आप इसको याद कर लीजिए कि ये जो देशांतरी विस्तार है इतने के बीच में है भारत का। और जो अक्षांशीय विस्तार है, मतलब ग्लोब पर आप जानते हो ना, ऊपर से नीचे देशांतर रेखाएं होती हैं, और इधर पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब अक्षांश रेखाएं होती है। तो किसी के तो बीच में होगा भारत ना। तो ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है, ये देशांतरी विस्तार है, और ये भारत का पूरा क्षेत्रफल है। ये भी याद हो जाएगा इसी बहाने। और ये तीसरा चौथा गलत है, आप जानते हो। तो यही पूछा था कौन सा गलत है, ऑप्शन डी गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, हिमालय की हिमालय जो है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? मतलब ये जो हिमालय हुई का रचना हुआ है, हिमालय में सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन है शिवालिक श्रेणी, दूसरा है निम्न हिमालय, तीसरा है बृहद हिमालय, चौथा है धौलाधार। बताएं। चलिए आपको ऐसे बताते हैं, यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, बृहद हिमालय। आप जो भारत के मैप में देखते हो ना, ये सबसे पहले बृहद हिमालय होता है, उसके बाद लघु हिमालय होता है, उसके बाद शिवालिक हिमालय होता है। तो ये बृहद हिमालय सबसे पहले बना था, उसके बाद लघु हिमालय बना, उसके बाद शिवालिक हिमालय सबसे बाद में बना। तो वैसे तो टोटल हिमालय एकदम नया पर्वत है, लेकिन अगर इस हिमालय के 3 पार्ट में जाएंगे तो ये बृहद हिमालय सबसे पहले बना था, मतलब सबसे पुराना है। तो ऑप्शन सी सही है। चलते नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं है? ये जो पर्वत है, कह रहे हैं कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है? बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव की पहाड़ियाँ, सातमाला की पहाड़ियाँ। बताइए कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है। चलिए हम आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, मांडव की पहाड़ियाँ। ध्यान से सुनिए मेरी बात। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सातमाला पहाड़ियाँ जो है महाराष्ट्र में है, तीनों महाराष्ट्र में है। जबकि मांडव की जो पहाड़ियाँ हैं, ये गुजरात राज्य के काठियावाड़ में है, ये गुजरात में है। तो वही पूछा था कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है, तो ये मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन देखें और ये मैच कराना है। एक तरफ दिया है पर्वतीय दर्रा, एक तरफ दिया है राज्य और केंद्र शासित राज्य, मतलब कौन सा दर्रा किस राज्य में है। माड़ा या माना बोला जाता है, माना दर्रा किस राज्य में है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है, जोजिला दर्रा किस राज्य में है, सिपकिला दर्रा किस राज्य में है। यही पूछ रहा है आपको, इधर से मैच कराना है। तो इस चारों ऑप्शन के हिसाब से बताना किस ऑप्शन में सही बैठेगा। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन
मैच ही करवा लेते हैं। यहाँ पर जो माना दर्रा है, ये माड़ा दर्रा, ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में। मिला दें उत्तराखंड में तो ऑप्शन चौथे पे जाएगा। दूसरा जो है नाथुला दर्रा आपको सिक्किम में मिलेगा, तो ये ऑप्शन पहले पे जाएगा। मतलब 4-1 से शुरू होगा, तो 4-1 यहाँ भी है, 4-1 यहाँ भी है, तो ये मतलब कि सी या डी में से कोई एक होगा। आगे चलते हैं। जोजिला दर्रा जो आपको यहाँ दिया है, ये मिलेगा आपको लद्दाख में, तो 2 पे जाएगा। 4-1-2, 4-1-2 यहाँ पर है, तो ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। मिलाना है, एक तरफ दिया है ये जनजातियां हैं और एक तरफ दिया है राज्य, मतलब कौन सी जनजाति किस राज्य की है। तो आप देख लीजिए, ये ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ये, दूसरा ऑप्शन है ये, और 2 ऑप्शन और है, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। बाकी 2 ऑप्शन ये रहे, 1 मिनट। बाकी 2 ऑप्शन ये रहे। इन चारों ऑप्शन में क्या सही है? चलिए सोच लिए होंगे, हम आपको आंसर मैच करवाते हैं और ऐसे याद भी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। ये जो गद्दी जनजाति है, ये गद्दी जनजाति मिलेगी आपको हिमाचल प्रदेश में, तो पहले का 2 सही हुआ। दूसरा जो टोडा जनजाति है, ये टोडा जनजाति आपको मिलेगी तमिलनाडु में, तो ये तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, उसी पे रहती हैं टोडा जनजातियाँ। खासी जनजातियाँ आपको मिलेंगी मेघालय में, गारो खासी जनजातियाँ मेघालय में पर्वत हैं, उसी खासी पहाड़ी पे रहती हैं। और नागा जनजातियाँ मिलेंगी आपको मणिपुर में, नागालैंड कभी मत जाना, मणिपुर में। तो ये होगा मतलब कि ए का, पहले का 2 है, पहले का 2 है, मतलब कि गद्दी की जनजातियाँ जो मिलेंगी वो हिमाचल प्रदेश में। ए का 2, तो यहाँ पर ए का 2 है ही नहीं, तो ऊपर वाले 2 ऑप्शन जो और बचे हैं वहाँ पर होगा। तो आप मैच करा लीजिए, थोड़ा पीछे करके देख लीजिए कौन सा सही होगा। तो इस हिसाब से जो आंसर सही होगा, वो आंसर सही होगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक भी मैच करा लेते तो आंसर मिल जाता। देखो पहले का डी, दो, ए का 2 एक ही जगह दिया है, तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा, डी। चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? ये 4 स्थान दिया है, पूछ रहा है कौन सा स्थान मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित नहीं है। पहला ऑप्शन है गौरीकुंड, दूसरा ऑप्शन है रामबाड़ा, तीसरा ऑप्शन है गोविंद घाट, चौथा ऑप्शन है गुप्तकाशी। करा इन चारों में से कौन सा गंगा मंदाकिनी नदी के किनारे नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गोविंद घाट जो है मंदाकिनी नदी के किनारे नहीं है। दरअसल गौरीकुंड, रामबाड़ा और गुप्तकाशी मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है, जबकि गोविंद घाट अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन सी सही है। चलते नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें। यहाँ पर एक तरफ बांध दिया है, एक तरफ नदी, मतलब किस नदी पर कौन सा बांध है ये मैच कराना है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, उसके हिसाब से आपको मैच करा के बताना है कौन सी नदी पे कौन सा बांध है। तो ध्यान से देखें। पहला है, आप पहले आंसर सोच लीजिए फिर हम आपको बताते हैं। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, मैच कराते हैं। ये जो दुलहस्ती बांध है, दुलहस्ती बांध मिलेगी आपको चिनाब नदी पर। चिनाब नदी ऑप्शन 2 सही है। तो ए का 2 होना चाहिए, तो ए का 2 यहाँ 2 जगह पर है। उसके बाद दूसरा है गांधी सागर बांध। ये गांधी सागर बांध आपको मिलेगा चंबल नदी पर, तो चंबल ऊपर है, मतलब बी का 1 होना चाहिए, तो बी का 1 इसी पर है। उसके बाद तो मैच हो ही जाएगा, तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कह रहा है कौन गलत है। एक तरफ फसल है, एक तरफ उसकी प्रजाति का नाम दिया है। कह रहा है धान का जो प्रजाति है गोविंद है, गेहूं का शुष्क सम्राट है, अरहर का पारस है, मटर का प्रकाश है। कह रहा है कौन सा गलत है। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है गेहूं का जो शुष्क सम्राट दिया है, ये गलत है। दरअसल शुष्क सम्राट धान की एक प्रजाति है। इसका जो प्रयोग होता है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में होता है। तो ये धान की प्रजाति है जो कि गेहूं के नाम से दिया है, तो ऑप्शन बी गलत है। चलते नेक्स्ट पर। एक कथन कारण करके क्वेश्चन देता है, ये उसी टाइप का है। ध्यान समझिए इस टाइप क्वेश्चन कैसे हल होते हैं, पहले आप हल करिए। क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। पहली बात, ये वाला सही है कि नहीं ये आपको जानना है। दूसरा, नर्मदा और ताप्ती नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। अब दिया है ऑप्शन, पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन है ए सही है, आर गलत है। चौथा ऑप्शन है ए गलत है, आर सही है। सोचिए कौन सा सही है। चलिए इसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, मतलब कि ए और आर दोनों सही हैं। मतलब कि प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियाँ, प्रमुख नदियाँ बंगाल खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नर्मदा और ताप्ती विभ्रंश मतलब धसान से होकर जाती हैं, इसलिए उल्टा बहती हैं। तो इसका मतलब ए और आर दोनों सही है, और ये सही उसकी व्याख्या कर रहा है, मतलब उसी की बात बता रहा है ना, कि भ्रंश में बहती है तभी तो उल्टा जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं? कह रहा है कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन है शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, दूसरा चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, तीसरा जोग जलप्रपात कृष्णा नदी पर, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। तो कह रहा है कौन सा गलत है।
चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी गलत है। जो जोग और गरसोपा नाम है इसका, ये जो जलप्रपात है ये शरावती नदी पर, जो कि कर्नाटक में है। बाकी ये शिव समुद्रम कावेरी पर है, चुलिया चंबल पर है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा पर है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी गलत था। तो यही पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं, तो ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट पर। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट अथवा लावा के अपक्षय से हुआ है, निर्मित हुई है? जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, रेगुर मिट्टी। कह रहा है कौन लावा से बना है। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। रेगुर मिट्टी को बोलते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है लावा से बनी, मतलब ज्वालामुखी लावा से, जो ज्वालामुखी निकल के बाहर फैला हुआ है उसी से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो बेसाल्ट अथवा लावा से कौन सी मिट्टी बनती है? रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी, जो कि महाराष्ट्र गुजरात में आपको मिलेगी। कपास उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होती है, जानते होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पर वनस्पत दिया है, दूसरी तरफ सूची एक में वनस्पत दिया है, दूसरी सूची में उसको मतलब मिलाने को दिया है कि कौन सी वनस्पत कहाँ मिलती है। तो ये ऑप्शन है, मतलब ये दिया उष्णकटिबंधीय शंकु वन, कच्छ वन, पतझड़ वन। और पूछ रहा है किस कहाँ पर है? सुंदरवन में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, साइलेंट वैली में। तो इन चारों में आपको मैच कराना है और यहाँ पर ऑप्शन दिया है, कौन सा सही हो सकता है। मैच कराइए ध्यान से, वीडियो को पॉज करिए, मैच कराइए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। चलिए मैच कराते हैं। ये जो शंकुधारी वन मिलते हैं, दरअसल ये ठंडे क्षेत्रों में मिलते हैं। तो आप देखो, साइलेंट वैली केरल में है, राजस्थान एकदम गर्म क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश ऊंचाई पर है, ठंडा क्षेत्र है। तो इसका मतलब शंकुधारी वृक्ष ठंडे क्षेत्र में ही मिलेंगे। तो इसका मतलब बी का 2 होगा। तो बी का 2 देखो इसमें दिया है और यहाँ भी दिया है। तो या तो पहला होता या तो चौथा होता। आगे बढ़ते हैं। ये जो दिया है यहाँ पर कच्छ वनस्पतियाँ, कच्छ वनस्पतियाँ वहाँ होती हैं जो नदियों के, जो समुद्र के किनारे होते हैं, जैसे गुजरात हो गया या फिर पश्चिम बंगाल, जहाँ सुंदरवन मिलता है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में मिलता है, जानते हो आप। सुंदरवन डेल्टा भी वहीं बनता है। तो इसका मतलब क्या होगा? सी का 1 होना चाहिए। तो सी का 1 देखो यहाँ एक ही जगह दिया है और कहीं तो दिया नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए यहाँ भी मैच कराना है। एक तरफ तेल शोधनशालाएँ दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 है ये, और एक तरफ राज्य है। तो मैच कराना है कौन सा तेल शोधनशाला किस राज्य में है। तो नूनमती, कोयली, मंगलौर, पानीपत, ये 4 दिया है। इधर 4 राज्य दिए हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। आपको मैच कराना है कौन सा होगा। चलिए आंसर बताते हैं हम आपको, उसके बाद आप मैच करा लिए होंगे। वीडियो पॉज करके मैच करा लिया करें। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। चलिए मैच कराते हैं। डी मतलब कि अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर जो नून माटी है ये आपको असम में मिलेगा। ये असम मिलेगा। ए का 3, ए का 3 एक ही जगह है तो हो जाए। अगर मान लो इसको नहीं मिलता आपको, तो आप देखो ये जो कोयली है, आपको ये कोयली मिलेगा गुजरात में। मंगलौर, अगर कुछ नहीं पता है तो बंगलौर, मंगलौर का तो नाम सुने हो ना। तो ये कहाँ है? कर्नाटक में है। मतलब सी का 4 होगा। तो सी का 4 कहाँ है? यही एक जगह सी का 4 है। तो इसका मतलब यही होगा। ऑप्शन डी सही है। अगर इसको भी नहीं पता तो हरियाणा में पानीपत है, ये तो आप जानते हो। वहीं पर पानीपत की लड़ाई हुई थी। तो ये पानीपत दिया है, ऑप्शन डी का 2 होगा। तो डी का 2 कहाँ? यहीं पर है, तब भी यही हो जाता। कोई भी एक ऑप्शन पकड़े होते तब भी हो जाता। अगला क्वेश्चन मैच कराना है। एक तरफ कोयला क्षेत्र है, मतलब कौन सा कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? करनपुरा, सिंगरेनी, आगे है नेवेली, कोरबा। तो ये जो 4 स्थान है, इसमें को आपको मैच करा के बताना है कौन सा स्थान कहाँ पर है। तो चलिए हम आपको आंसर बता देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। सी सही है, मतलब कि पहले का ए का 3 होगा, बी का 4 होगा, सी का 2 होगा और डी का 1 होगा। और इस हिसाब से मैच करा लीजिएगा। ऑप्शन सी सही है। चलते नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? बैकाल झील को, ग्रेट बियर झील को, कर्दा झील को, लिंकनबर झील को। चलिए आंसर बताते हैं आपको। ये जो बैकाल झील है ये रूस में मिलेगा आपको। सबसे गहरी, विश्व की सबसे गहरी झील है। इसको पर्ल ऑफ साइबेरिया, साइबेरिया रूस को ही बोलते हैं, आप नाम सुने होंगे। तो उसी वहीं ये पाई जाती है, तो पर्ल ऑफ साइबेरिया बोलते हैं। ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट पर। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी आपको पढ़ाया गया है। क्वेश्चन है, एक तरफ महासागर है, एक तरफ उसका गहरा स्थान है, मतलब महासागर में जो गर्त मिलते हैं। तो प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक सागर। तो ये आप इसको मैच कराना है कौन सा गर्त कहाँ मिलेगा। मैच करा लीजिए। यहाँ 4 ऑप्शन है, उसके हिसाब से बताइए क्या आंसर होगा। चलिए आप मैच करा लिए होंगे, हम आपको आंसर बताते हैं। सबसे पहले तो आप प्रशांत महासागर को जानते हो, यहाँ पर मेरियाना गर्त मिलता है। मेरियाना गर्त कहाँ पर है? ये ऑप्शन डी 1 का 3 होगा। 1 का 3 कहाँ है? एक ही जगह है। तो इसका मतलब यही हो जाएगा और मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। हिंद महासागर में प्यूटो रिको है, तो आप ये जानते हो। तो ऑप्शन बी सी का 4 हो जाएगा। सॉरी, हिंद महासागर में नहीं है, ये अटलांटिक में है, तो बी का 4 हो जाएगा। तो बी का 4 हो गया। मिला लीजिए, एकदम सरल है।
इसको मैच कराइए, एकदम सरल है। सुमेलित करने को बोल रहा है। जिब्राल्टर जलसन, मलक्का जलसन, बेरिंग जलसन, हार्मुज जलसन। मैच कराइए, यहाँ 4 ऑप्शन है, उसके हिसाब से आंसर बताइए। चलिए आप मिला लिए होंगे, मैं आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर जो ऑप्शन सही है, यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो है सी, मतलब कि अब मिलाते हैं। ये जो जिब्राल्टर जल संधि है ये आपको मिलेगा कहाँ पर? जिब्राल्टर जल संधि जो है, आप पढ़े होंगे, अफ्रीका और यूरोप के मध्य में है। तो अफ्रीका और यूरोप कहाँ है? ये ऑप्शन तीसरा, ए का 3 होना चाहिए। ए का 3 दो जगह है यहाँ पर, या तो बी होगा या तो सी होगा। दूसरा चलते हैं, आपको मिलेगी मलक्का जल संधि। ये जो मलक्का जल संधि है ये आपको मिलेगा इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में। इंडोनेशिया और मलेशिया कहाँ है? ऑप्शन ए, मतलब बी का 1 होना चाहिए। तो बी का 1 कहाँ है? यहाँ पर है, जिसका मतलब यही हो जाएगा, और मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। बेरिंग जानते हो, हार्मुज जानते हो, आपको तो सब सरल है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? एल्बिडो से कौन सा संबंधित है? ऑप्शन है संचार की शक्ति, दूसरा है अवशोषित शक्ति, तीसरा है उत्सर्जक शक्ति, चौथा है वापसी की शक्ति। चलिए आपको ऐसे बताते हैं। एल्बिडो जो होती है, एल्बिडो का मतलब होता है किसी सतह का परावर्तन क्षमता। जैसे कि सफ़ेद, जैसे बर्फ़ पे अगर सूर्य की किरणें पड़े तो क्या होगा? बर्फ़ ढेर सारा प्रकाश वापस कर देगी क्योंकि एकदम सफ़ेद है। लेकिन अगर किसी काले स्थान पे या फिर वनों पर पड़ेगा तो वन अवशोषित कर लेंगे। तो इसका मतलब किसका एल्बिडो ज़्यादा होगा? तो बर्फ़ का एल्बिडो ज़्यादा होगा वनों की तुलना में। किसका कम होगा? तो कम होगा, वनों का कम होगा। तो अगर कभी पूछ ले, क्रम से लगाइए कि एल्बिडो के बढ़ते से घटते क्रम में, तो आप देखना उसमें कि कौन ज़्यादा प्रकाश वापस कर सकता है, कौन कम वापस करता है, उसी हिसाब से लगा लीजिएगा। तो ये वापसी की एक शक्ति होती है, प्रकाश के परावर्तित करने की, लौटाने की एक शक्ति होती है एल्बिडो। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? एक तरफ पर्वत है, एक तरफ देश है, और आपको मैच कराना है कि कौन सा पर्वत किस देश में है। और आप ये 4 ऑप्शन हैं, यहाँ पर ये 4 ऑप्शन हैं, आप मैच करा के बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 सही है। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा, यहाँ पर 19 का ए सही होगा। यहाँ पर 19 का ए सही होगा। 19 का ए सही होगा। दरअसल ये जो एटलस पर्वत है आपको मिलेगा मोरक्को में, तो एटलस मोरक्को में मिलेगा, ऑप्शन 4 सही है। किलिमंजारो आपको मिलेगा तंजानिया में, तंजानिया यहाँ पर है। चिम्बोरा जो आपको मिलेगा इक्वाडोर में, तो यहाँ पर। और पाइरेनीज आपको मिलेगा स्पेन, फ्रांस में। आप मैप की बुक अगर रखे हो ऑक्सफोर्ड एटलस, उसमें खोजिएगा पर्वतों को, अलग अलग देशों के अलग अलग महाद्वीपों के पर्वत एक बार देख डालिए अच्छे से, तब तैयार हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट पर। इधर क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा कठिन, अभी तक का जितना क्वेश्चन था उसमें सबसे कठिन क्वेश्चन है। आपको बताना है, एक तरफ दिया निर्जाति समूह, एक तरफ दिया देश, मतलब ये समूह, मतलब ये जातियाँ किस देश में रहती हैं? यहूदी, टेडा, बेजा, लुर। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। ये जो यहूदी हैं, ए का 4 सही होगा, इजराइल में मिलते हैं। टेडा है 3 सही होगा, लीबिया में मिलते हैं। बेजा आपको मिस्र में मिलेंगे, और लुर ईरान में मिलेंगे। तो ये आपको थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इसको। ये क्वेश्चन देखिए, इतिहास तो पढ़े होंगे आप। क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन कब प्रारंभ हुआ था? निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। चारों ऑप्शन में क्या सही होगा? चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। दरअसल मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में भी आदमगढ़, होशंगाबाद के मध्य प्रदेश में मिलेगा, तथा बागो और भीलवाड़ा राजस्थान में मिलते हैं, वहाँ से इसके साक्ष्य मिले। तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन देखें, इतिहास का क्वेश्चन है। एक तरफ हड़प्पाई स्थल है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, एक तरफ नदी है। किस नदी के किनारे है? आप याद किए होंगे। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रोपड़, भोगवा, घग्गर, रावी, सतलज। पूछ रहा है कौन किस नदी के किनारे, सोचिए। चलिए आपको 4 ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, हम आपको 2 ही ऑप्शन दे रहे हैं, या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा, सोचिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो ए सही है। ऑप्शन ए सही है। मिलाते हैं। ये जो हड़प्पा है ये मिलेगा आपको रावी नदी के किनारे,
और ये जो कालीबंगा है, कालीबंगा मिलेगी आपको घग्गर नदी के किनारे। ये जो लोथल है, लोथल आपको मिलेगा भोगवा नदी के किनारे। और जो रोपड़ है ये आपको मिलेगा सतलज नदी के किनारे। मतलब कि ए का 3, बी का 2 और सी का 1, डी का 4, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता था? अंग और मगध को, महाजनपद तो आप पढ़े होंगे ना, उसी का है। कौशल विदेह को, कुरुपांचाल को, मत्स्य सूरसेन को। किसको आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता था, बताएं। चलिए आप सोच लिए होंगे, यहाँ पर आंसर जो है वो तीसरा सही है, कुरु और पांचाल को। दरअसल उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। कुरु और पांचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के केंद्र थे, मतलब हब थे, मतलब धुर थे। ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? बहुत सरल क्वेश्चन है। लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। ये तो गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, सारनाथ में। दरअसल ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया और उरुवेला में सबसे पहले ऋषिपत्तनम, वर्तमान में जो सारनाथ वाराणसी के पास है, वहाँ पर ये आए और 5 कौंडिल ब्राह्मणों को पहला उपदेश दिया था। इसी को बोला गया था धर्मचक्र प्रवर्तन। तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अच्छा है, इतिहास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। निम्नलिखित में युगों में से कौन सा सुमेलित है? कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है। इधर दिया है और इधर इसका सुमेल दिया है, तो कह रहा है कौन सा सही है। सामने जो लिखा गया है सही है। पहला है हड़प्पा सभ्यता, चित्रित धूसर मृदभांड। दूसरा है कुषाण गंधार और कला शैली, गंधार कला शैली। तीसरा है मुगल अजंता चित्रकारी। चौथा है मराठा पहाड़ी चित्र शैली। कह रहा है कौन सा सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है यही सही है, गांधार कला शैली। दरअसल कुषाण शासक कनिष्क के काल में, कनिष्क के काल में 2 शैलियों का विकास हुआ था, एक गांधार शैली और एक मथुरा शैली। बाकी और जो यहाँ दिए हैं सब ये गलत है, यही केवल दूसरा सही है, ऑप्शन बी सही है। चलते नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। मतलब कि ये 4 इधर दिए हैं, इसका सुमेल इधर दिया है, तो कह रहा है कौन सा गलत है। बाकी सब सही, 3 सही होंगे, 4 एक गलत होगा। तो पहला है कुमारगुप्त मंदसौर अभिलेख। दूसरा है पतिक तक्षशिला अभिलेख। तीसरा है प्रभावती गुप्ता उदयगिरी का गुहा अभिलेख। चौथा है समुद्रगुप्त एरड़ अभिलेख। कह रहा है कौन सा गलत है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये गलत है। दरअसल मैं बताता हूँ क्या होता है। कुमारगुप्त अभिलेख का कुमारगुप्त प्रथम का जो है मंदसौर अभिलेख है, सही है। पतिक का तक्षशिला अभिलेख है, ये भी सही है। समुद्रगुप्त का एरड़ अभिलेख है, ये भी सही है। लेकिन ये जो उदयगिर गुहा अभिलेख है ना, ये प्रभावती गुप्ता का नहीं है, ये है चंद्रगुप्त द्वितीय का है। तो यही गलत था, तो ऑप्शन सी सही होगा। चलते नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन है, इधर कुछ लेखकों के नाम दिया है, इधर कुछ उनकी किताबों का नाम दिया है, तो कह रहा है मैच कराइए। तो आप मैच कराइए। पाणिनि है, वात्सायन है, चाणक्य है, कल्हड़ है, इधर है कामसूत्र, राजतरंगड़ी, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र। तो मैच कराइए, क्या सही होगा। एकदम सरल है ये। चलिए चलिए आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। दरअसल पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है, तो ए का 3 होगा। ए का 3 कहाँ है, यहीं पर है, और कहीं तो है ही नहीं, पहला ही सही हो गया। वात्स्यायन का कामसूत्र था, आप जानते हो। चाणक्य का अर्थशास्त्र है, ये भी आप जानते हो। कल्हड़ का राजतरंगड़ी है, ये भी आप जानते हो। तो ऑप्शन ए सही है। चलते नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? बलबन, कैकोबाद, जलालुद्दीन खिलजी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसने कहा है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। बलबन ने खुद को खलीफा का सहायक कहा था और खलीफा के सहायक के रूप में शासन कर रहा था। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान ने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। दरअसल मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि में उन्नत के लिए एक नए विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य क्या था? कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना तथा 60 वर्ग मील की एक भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया था। इस भूमि पर कृषि सुधार के लिए फसल चक्र के अनुरूप में हेर फेर करके विभिन्न फसलों की खेती की जाती थी। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को कौन आश्रय दिया था? मतलब सायण कहाँ रहते थे, किसके दरबार में? परमार राजाओं के, सातवाहन राजाओं के, विजयनगर राजाओं के, वाकाटक राजाओं के।
चलिए आपको ऐसे बताते हैं, यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। विजयनगर जो शासन था उनके ही दरबार में रहते थे शायर, एक लेखक थे, तो जानते रहेगा, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारत में चिश्तिया सूफी जो संप्रदाय था, चिश्तिया का स्थापना किसने किया था? ख्वाजा बदरुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन, शेख अहमद सरहिंदी, शेख बहाउद्दीन जकारिया। किसने किया था? चलिए आपको बताते हैं, यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्तिया संप्रदाय की स्थापना की थी। दरअसल समझिए पूरी बात, चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान में चिश्त में अबू इसहाक सामी और अबू इसहाक सामी चिश्ती ने किया था और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल ने की थी। किंतु भारत में इसका सर्वप्रथम प्रचार किसने किया था? वो उन्होंने जो किया था अफगानिस्तान में किया था, इन भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सही है। और उन्होंने अजमेर में अपना निवास स्थान बनाया था। तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है कहाँ निवास स्थान बनाए थे? अजमेर में। और ये मोहम्मद गोरी के साथ ही भारत आए थे, इसको जानते रहेगा। 1236 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके जो थे वो प्रमुख शिष्य थे, तो इसको आप जानते रहेगा, मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? दीवान था, मीर बख्शी था, मीर समन था, बख्शी था। मतलब सैनिक विभाग का जो प्रमुख अधिकारी था उस कौन था? चलिए ऐसे बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। मीर बख्शी होता था जो सैनिक विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था उस टाइम अकबर के समय में। इधर देखें क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों के कालक्रम को लिखिएगा। अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह, जहांगीर, बहादुर शाह द्वितीय। तो कह रहा है कालक्रम में लिखो, सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, इस हिसाब से लिखना है। तो सबसे पहले तीसरा जहांगीर का समय था। जहांगीर का समय कब से कब तक था? 1605 से 1627 तक। उसके बाद दूसरा में कौन है? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का समय 1719 से 1748 तक। उसके बाद 3-2-1 पहला अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, आप जानते होंगे, अहमद शाह अब्दाली था उसमें। उसके बाद चौथा में कौन है? बहादुर शाह जफर, जिसे बोलते हैं बहादुर शाह द्वितीय। 1837 से 1857 में इनकी मृत्यु होती है, याद होगा आपको। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है जब 1857 की क्रांति हुई थी तो पूछा जा रहा है कि कहाँ से किसने नेतृत्व किया था? झांसी से, लखनऊ से, कानपुर से और फैजाबाद से। तो कहाँ से किसने नेतृत्व किया था? इधर नाम है, तो आपको बताना है कौन सा सही है। ABCD इन चारों में कौन सा सही है? ये क्वेश्चन नंबर 34 है, 34। चलिए ऐसे बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन जो है वो पहला ही सही है। दरअसल A का 4 होगा। झांसी से जो थे रानी लक्ष्मीबाई, आप जानते हो रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, आप तो जानते हो। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, तो B का 3 हो जाएगा। A का 4 B का 3, A का 4 B का 3 यही है, तो यही से शुरू हो जाएगा। बाकी C का 2 D का 1 हो ही जाएगा अपने आप। इतिहास में आप विद्रोह भी पढ़े होंगे, तो आपको मैच कराना है कौन सा विद्रोह कहाँ हुआ था। ऑप्शन है मोपला, पवना, एका आंदोलन, बिरसा मुंडा। इधर 4 राज्य हैं, आप मैच कराइए। 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 सही है, क्या आंसर होगा? चलिए आप सोच लिए होंगे, हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 35 है इसका ऑप्शन ए सही है। मतलब कि ये जो मोपला विद्रोह हुआ था ये केरल में हुआ था, सही है। दूसरा पवना विद्रोह B का 3 मतलब बंगाल में हुआ था। एका आंदोलन जो हुआ था बिहार में हुआ था। और बिरसा मुंडा जो विद्रोह था इसको आप बोल सकते हो D का 2, सॉरी D का 2। 1 मिनट फिर से मिला लेते हैं। जो मोपला विद्रोह हुआ था, ये मोपला विद्रोह ये हुआ था 1921 में केरल में, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। दूसरा जो है पवना विद्रोह, ये पवना बंगाल में हुआ था। उसके बाद एका आंदोलन जो हुआ था अवध में हुआ था। तो एका आंदोलन हुआ था ये पवना बंगाल में, एका आंदोलन अवध में। और बिरसा मुंडा जो है विद्रोह ये बिहार में हुआ था। तो D का 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन देखें, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है नास्तिकता पर, अद्वैतवाद पर, एकेश्वरवाद पर, बहुदेववाद पर। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। आप राजा राम मोहन राय का नाम सुने होंगे, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो वो एकेश्वरवाद पे आधारित था, मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे थे। ऑप्शन सी सही है। चलते नेक्स्ट पर। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा कठिन है, एक तरफ संगठन एक तरफ संस्थापक है, मतलब किस संगठन की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन आपके सामने है, ये 4 ऑप्शन हैं, कौन सा ऑप्शन होगा बताएं। क्वेश्चन नंबर 37 है। चलिए आपको आंसर बता देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। ए का
ए का चौथा होगा, बी का तीसरा होगा, सी का दूसरा होगा, डी का पहला होगा। चलते नेक्स्ट पर। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1920, 24, 1920, 1924, 1928, 1930। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, ये बताना है आपको। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। 1924 में देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की। और इसमें कौन थे? सचिंद्र सान्याल थे अध्यक्ष थे, रामप्रसाद बिस्मिल थे, जोगेंद्र चटर्जी थे और चंद्रशेखर आजाद थे। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है गांधी जी को वन मैन ऑफ बाउंड्री कहकर किसने बुलाया था? वन मैन ऑफ बाउंड्री फोर्स, चर्चिल, एटली, माउंटबेटन, साइमन। बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। माउंटबेटन ने कहा था गांधी जी वन मैन ऑफ बाउंड्री फोर्स है, मतलब गांधी जी अकेले ही पूरे बाउंड्री फोर्स के बराबर हैं, तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाक्रम के अनुसार कालक्रम में लगाना है। CR फार्मूला, कैबिनेट मिशन, गांधी जिन्ना बातचीत और वेवेल प्लान। तो इसको पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके हिसाब से 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन के हिसाब से बताना है, कालक्रम में लगाना है। चलिए इसे बताते हैं आपको। यहाँ पर जो ऑप्शन सही है, यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, मतलब कि सबसे पहले पहला होगा CR फार्मूला। चलिए मैं आपको डेट बता देता हूँ, याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा। CR फार्मूला आया था मार्च 1944 में। उसके बाद गांधी जी और जिन्ना में जो वार्ता हुई थी ये सितंबर में हुई थी, मार्च के बाद सितंबर पड़ेगा 1944 में। उसके बाद 1944 में, उसके बाद वेबल योजना जो आया था वो जून 1945 में आया था, और जो कैबिनेट मिशन आया था ये फरवरी 1946 में आया था, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। चलते नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन आप बहुत बार सुने होंगे, बहुत अच्छा है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1973 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा की गई थी। दूसरा ऑप्शन है लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश थे। तो कह रहा है पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। चारों ऑप्शन में क्या सही होगा? चलिए बताते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन तो सही है कि 1773 रेगुलेटरी एक्ट से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, लेकिन जो उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो लेमेस्टर नहीं थे, एलिजा इम्पे थे, आप पढ़े होंगे। तो दूसरा गलत हो जाएगा, इसका मतलब पहला ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बहुत सरल है, अंबेडकर जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, KM मुंशी। चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, बेनेगल नरसिंह राव, BN राव जो है संविधान सभा के सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया? 16, 22, 24, 25। चलिए आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, 22 भागों में। भारतीय संविधान 22 भागों में बटा है, वर्तमान में ये 25 हो गया है, कुछ और जोड़ दिए गए हैं, लेकिन 22 भागों में ही बटा है, तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेदों को मिलाना है। अनुच्छेद 14, 36, 74, 368 इधर दिया है, मैच कराना है। आपको ऑप्शन दिखा दें हम, ये रहे ऑप्शंस। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, 44 का डी सही होगा। चलिए इसे मिला लेते हैं, सरल भी है और आपको याद भी हो जाएगा और आना भी चाहिए। ये जो समानता का अधिकार है ये अनुच्छेद 14 में है, और ये जो 36 में है, 36 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 36 में दिया है, 36 से 51 में राजकीय नीति निर्देशक तत्व, तो ऑप्शन चौथा हो जाएगा। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद, ये तो जानते हो आप, और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है, ये भी आप जानते होंगे। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता संबंधित प्रावधान पाते हैं? संविधान किस भाग में नागरिकता है ये पूछा जा रहा है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, सॉरी भाग 7, भाग 9। चलिए इसे बताते हैं आपको। यहाँ पर बहुत सरल है, यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 112 से 115, 12 से 35, 222 से 235, इनमें से कोई नहीं। बहुत सरल है ये भी। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मूल अधिकारों की बात की गई है। क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में है? मतलब किस में है, संविधान में कहाँ है? राज्य के निर्देशक तत्व में, चौथी अनुसूची में, मौलिक अधिकारों में, मौलिक कर्तव्य में।
बहुत सरल क्वेश्चन है। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में एक कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। राज्य चाहे तो राज्य चाहे तो अपनी जनता के लिए कल्याण के काम कर सकता है, तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों का संख्या होनी चाहिए, मतलब कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, मतलब सहमति होनी चाहिए। 30, 40, 50, 60। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। 50 सदस्यों को कम से कम सहमति होनी चाहिए, तभी आप किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? पहली बार लोकसभा का चुनाव कब कराया गया था? 49 में, 1949, 1952, 1950, 1954। बहुत सरल क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। 1952 में कराया गया था लोकसभा का पहली बार चुनाव, याद रखिएगा। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा अध्यक्ष। बहुत सरल क्वेश्चन ये भी है। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, लोकसभा अध्यक्ष। दरअसल अगर किसी बात पे मतभेद हो गया तो लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के को बुलाने का काम राष्ट्रपति महोदय कर लेते हैं। राष्ट्रपति बुला लेते हैं संयुक्त अधिवेशन, लेकिन उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष साहब, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? 4 ऑप्शन है, कह रहा है इसमें से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षा के माध्यम के रूप में उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य कर सकता है। दूसरा है अंगिका अब संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तीसरा है हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। चौथा है बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। कौन सा सही है? चलिए आपको से बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। बोडो डोगरी मैथिली संताली 4 भाषाएं अंतिम रूप से अपनाई गई थी, आपको याद होगा, तो उसमें बोडो शामिल था। तो बोडो जो है 8वीं अनुसूची में शामिल है, यही सही है, बाकी ये सब गलत है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज्य को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? मतलब कि संवैधानिक रूप से दर्जा पंचायती राज को कब दिया गया, किस संशोधन के द्वारा? 73वां संशोधन, 71वां संशोधन, 74वां संशोधन, इनमें से कोई नहीं। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? 65, 60, 62, 58। पूछ रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। 62 साल की उम्र में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटा दिया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग, चुनाव आयोग। बहुत सरल क्वेश्चन ये भी है। चलिए आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, नीति आयोग। देखो जिसका उल्लेख संविधान में हो वो संवैधानिक संस्था है, जिसका उल्लेख संविधान में ना हो फिर भी वो संस्था है तो संविधानेतर बोली जाती है। तो ऑप्शन सी है। नीति आयोग जो पहले योजना आयोग थी उसी का नाम नीति आयोग कर दिया गया है, तो इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। राष्ट्रपति साहब मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करते हैं, याद रखना। आगे साइंस के क्वेश्चन हैं और ये एक तरफ सूची 1 है, सूची 2 है, मैच कराना है। उच्च वेग, तरंग दैर्ध्य, दाब, ऊर्जा, माइक, एंगस्ट्रम, पास्कल, जूल, 4 ऑप्शन है। किस हिसाब से मैच कराएंगे, कौन सा आंसर सही होगा, सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर जो ऑप्शन सही है ना वो ऑप्शन है ऑप्शन सी। मतलब कि जो तरंग दैर्ध्य है उसे आप एंगस्ट्रम में नापते हो, मतलब बी का 2 होगा, तो बी का 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है। दाब को पास्कल में मापा जाता है, जानते हो, तो सी का 3 होगा। सी का 3 यहीं पर है और कहीं नहीं है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन है दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य मान कितना होता है? 200 से 900 एनएम, 250 से 850 एनएम, 300 से 800 एनएम, 390 से 780 एनएम। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, 390 से 780 एनएम। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है मनुष्य की आंख
में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कार्निया पर, प्रतारिका पर मतलब आइरिस पर, पुतली पर, या फिर दृष्टिपटल मतलब रेटिना पर? सोचे। चलिए, आप तो बहुत बार सुने होंगे इसके बारे में, तो ये जो आंसर सही होगा ये यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। रेटिना पे बनता है, कई बार सुने होंगे आप इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है कि सूची एक को सूची दो से मिलाना है। उष्मा तथा विद्युत का सर्वोच्च संचालक, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, सबसे अधिक लचीली और पीट कर बढ़ाई जाने वाली धातु, उष्मा का न्यूनतम संचालक। और ऑप्शन ए बी सी डी है, तो आप मैच करके बताओ कौन सा सही होगा। चलिए आपको ऐसे बताते हैं, यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, मतलब पहले का चौथा सही होगा। उष्मा का तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी होता है, आप जानते हो। और ऑप्शन डी सही है, पहले का चौथा सही होगा। और दूसरे का, जब पहले का चौथा मिल गया मतलब सबसे अच्छा चालक चांदी है, आप कई बार पढ़े होगा, तो ऑप्शन डी ही सही होगा। उसके बाद बी का तीन हो जाएगा, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, तो बी का तीन है एल्युमिनियम। और सबसे अधिक लचीली और पीट कर बढ़ाई जाने वाली धातु सोना होती है, आप जानते हो, स्वर्ण, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद न्यूनतम चालक मतलब उष्मा किसमें सबसे कम चलते, शीशा में, आप जानते हो, एसी कमरे में इसीलिए लगाया जाता है। ऑप्शन डी सही है। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट करते हैं, अगले अगले वीडियो में 65 क्वेश्चन और कंप्लीट कर लेंगे, 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और आपको बताना है कि आज के 60 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया है। और एक बात आप जानते रहिएगा, समीक्षा अधिकारी और पीसीएस में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए अगर आप तैयारी आगे भी करना चाहते हैं तो अपने आप को और फोकस करिए और मेहनत करिए। इसको क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। टेफ्लॉन डेक्रान का बहुलक है, नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है, प्राकृतिक रबर क्लोरोफिरीन है। इसके बारे में बताएं। चलिए आपको ऐसे बताते हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन सही है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, मतलब कि एक, दो और तीन सही है। टेफ्लॉन और डेक्रान बहुलक है, सही है। टेफ्लॉन डेक्रान बहुलक है, नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है, और पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है, ये सही है। ये ऑप्शन चौथा गलत था, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और अगले वीडियो में 65 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे। इन 60 क्वेश्चनों में आपने कितना सही किया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप 55 के ऊपर सही कर रहे हैं, 55 मतलब 50 के ऊपर सही कर रहे हैं अगर इन 60 में, तब तो आपकी जीस तैयारी बहुत बेस्ट मानी जाएगी। कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर 40 के आसपास भी है तब भी ठीक ठाक स्थिति है, लेकिन उससे कम है तो मेहनत करनी पड़ेगी। कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम अभी साइंस का पार्ट रह गया और करंट का पार्ट रह गया। करंट ढेर सारे हैं, 20-25 करंट है, और साइंस रह गया है, उसको कवर करेंगे। इकोनॉमी का कुछ पार्ट है, उसको कवर करेंगे, क्योंकि अभी तक आपने जितना सवाल किया है वो क्या था, हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था और पॉलिटी था, और अभी साइंस शुरू ही हुआ था, अभी तो आगे बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है। तो कितना सही हुआ है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।